हेलो एवरीवन। आपकी सीटेट पेपर 2 को ध्यान में रखते हुए हम आज के वीडियो में क्लास 6 की जो हिस्ट्री है उससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको वन लाइनर के रूप में कवर करने का प्रयास करेंगे। आई होप आपका जो आने वाला पेपर है उसमें यहाँ से बाहर कोई भी प्रश्न ना बने। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि लाखों वर्ष पहले लोग किस नदी के तट पर रहते थे। देखिए, ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये सीक्वेंस वाइज हैं, यानी कि फर्स्ट चैप्टर से फिर सेकंड चैप्टर से, मतलब कहीं भी कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। तो देखिए, बहुत साल पहले यानी कि लाखों वर्ष पहले अगर हम बात करें कि लोग कहाँ रहते थे, तो वो रहते थे नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है। और देखिए, उस समय लोग क्या करते थे, उस समय लोगों के पास घर तो थे नहीं, ना ही वो इस तरीके से खेती करते थे। तो वो लोग जो जंगलों में उनको जो चीज़ें मिलती थी उनको इकट्ठी करते थे और उन्हीं से अपना पेट पालते थे और उन्हीं को खा पी कर अपना काम चलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, ये तो थी लाखों वर्ष पहले की बात। अब आते हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 8000 वर्ष पहले की अगर हम बात करें तो 8000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुषों यानी कि जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले कौन सी फसल को उपजाना प्रारंभ किया। तो इसका जो आंसर होगा वो गेहूं और जौ। तो देखिए, जो जौ होती है और गेहूं होते हैं उनको सबसे पहले मनुष्य ने खेती के लिए चुना था। उन्होंने सबसे पहले गेहूं और जौ को अपनाया था। अगला है कि ये जो गेहूं और जौ थे वो किस स्थान पर उपजाए गए थे, मतलब कौन से राज्य या कौन सी जगह थी वो। तो देखिए, उत्तर पश्चिम यानी कि जो हमारा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाला जो इलाका है वहाँ पे पहाड़ियाँ थी, सुलेमान और किरथर ये दो नाम आपको याद रखने हैं पहाड़ियों के। और यही वो स्थान थे जहाँ सबसे पहले जौ और गेहूं को उपजाया गया था। ठीक है। इसके अलावा देखिए, वो लोग भेड़ और बकरियां, गाय, बैल ऐसे पशुओं को भी पालना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। किन्होंने? जो पहले के लोग थे। ठीक है। और ये लोग गांव में रहते थे। देखिए, जब खेती कर रहे हैं, भैंस, गाय, बैल ये सारी चीज़ें पाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो लोग गाँव में रहते होंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो देखिए, जो गारो पहाड़ियाँ हैं वो उत्तर पूर्व कहाँ हो गया हमारा, ये जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स हैं यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, ये जो स्टेट हैं उधर की तरफ आपकी उत्तर पूर्व दिशा पड़ेगी और वहीं पर हमारी गारो पहाड़ियाँ हैं। और सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ आपकी उत्तर पश्चिम में हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सबसे पहले चावल कहाँ पे उपजाया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में। तो देखिए, जो विंध्य की पहाड़ियाँ हैं वो मध्य भारत में पड़ती हैं और उसके ऊपर के और जो स्थान है वहाँ पर सबसे पहले चावल की फसल उपजाई गई थी। अगला प्रश्न है कि सहायक नदी किसे कहते हैं। तो देखिए, सहायक नदियाँ वो होती हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं और उसी के साथ फिर आगे बढ़ती हैं और फिर आगे जाके समुद्र में मिलती हैं अपनी बड़ी नदी के साथ, उनको हम सहायक नदी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अब देखिए 8000 से हम थोड़ा और आगे आते हैं और 4700 वर्ष पूर्व की हम बात करते हैं। तो इस समय किन नदियों के किनारे आरंभिक जो नगर थे वो फले फूले थे। तो जो सिंधु नदी है और इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उनके किनारे ये नगर बसे थे। 2500 वर्ष पूर्व की बात करें तो किन नदियों के किनारे नगर बसे, तो गंगा और इसकी सहायक नदियों के। 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और 2500 वर्ष पूर्व गंगा। ठीक है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है। तो देखिए, जो सोन नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। गंगा के दक्षिण में उसके आसपास का जो क्षेत्र था यानी कि सोन नदी, गंगा नदी, इनके आसपास का जो क्षेत्र था उसे प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो आपका आंसर हो जाएगा कि मगध नाम से जाना जाता था। अपने देश के लिए हम किन नामों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, अपने देश के लिए हम इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है कि पांडुलिपियाँ किससे बनाई जाती थी। तो भुर्ज पेड़ की छाल से ये जो पांडुलिपियाँ हैं ये बनाई जाती थी। ठीक है। अब देखिए, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि पांडुलिपि क्या है। तो जो पुस्तकें पुराने समय में हाथ से लिखी जाती थी उन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। और अंग्रेज़ी में एक शब्द होता है मैन्यूस्क्रिप्ट,
जो कि लैटिन शब्द मेनू से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ, और उसी शब्द से पांडुलिपि शब्द बना है। तो ये जो भुर्ज पेड़ था ये हिमालय क्षेत्र में उगता था और उसी की छाल से एक भोजपत्र बनाए जाते थे और उस पर लिखा जाता था, जिसे पांडुलिपि कहते थे। अब देखिए पांडुलिपियाँ ये कहाँ पाई जाती हैं, तो जो मंदिर होते हैं और विहार होते हैं पुराने समय के, वहाँ पर ये पांडुलिपियाँ पाई जाती हैं। लेकिन आज हमारे सामने जो पांडुलिपियाँ हैं वो सारी नहीं हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी थी जिन्हें कीड़ों ने खा लिया, कुछ आक्रमण हुए जिसमें नष्ट कर दी गई। और ये जो पांडुलिपियाँ होती हैं इनमें क्या होता है कि धार्मिक मान्यताएं होते हैं और व्यवहार, उस समय कैसा व्यवहार करते थे लोग एक दूसरे के साथ। इसके अलावा राजाओं के जीवन का वर्णन होता है, दवाइयों के यानी कि औषधियों के विषय में, और उस समय जो भी विज्ञान आदि की बातें होती थी वो सारी चीज़ें इन पांडुलिपियों में लिखी होती हैं। और ये जो पांडुलिपियाँ होती हैं ये किस भाषा में होती हैं, तो देखिए कुछ संस्कृत में भी है और कुछ प्राकृत भाषा में, कुछ तमिल भाषा में। तो उस समय जो आम लोग जिस भाषा का प्रयोग करते थे वो थी प्राकृत भाषा, इसलिए कुछ पांडुलिपियाँ प्राकृत भाषा में भी लिखी गई हैं। अब अगला प्रश्न है कि BC का अर्थ क्या होता है। तो देखिए ये जो टर्म है, ये जो शब्दावली है, ये तिथियों से संबंधित है। तो अंग्रेज़ी में ये शब्द यूज़ होता है BC और हिंदी में इसके लिए जो शब्द होता है वो होता है ईपू। तो BC का जो अर्थ होता है वो बिफोर क्राइस्ट, और ईपू का जो अर्थ होता है वो होता है ईसा पूर्व, यानी कि जो ईसा मसीह थे उनसे, उनके जन्म से पूर्व का जो समय है वो ईपू कहलाता है। एक और शब्द आता है AD, ठीक है। AD ऐसे हिंदी में ई लिख देते हैं, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है एनो डोमिनी। और ये जो एनो डोमिनी शब्द है या AD है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। CE का अर्थ क्या होता है, तो CE का अर्थ होता है कॉमन एरा। BCE का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा। अगला प्रश्न हमारा है कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो पाई जाती हैं। वह स्थान जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों और ये सारी चीज़ों के अवशेष मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो ऐसे स्थान को हम पुरास्थल कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो कुरनूल की गुफा से हमें राख के अवशेष मिले हैं, और इससे हमें क्या पता लगता है कि जो प्रारंभिक लोग थे वो आग जलाना सीख गए थे। और आग का इस्तेमाल वो क्यों करते होंगे, तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश करने के लिए जब अंधेरा हो जाता होगा। इसके अलावा अपना जो मांस होता था उसको पकाने के लिए, और रात में जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करने के लिए, उनको दूर भगाने के लिए वो आग का प्रयोग करते थे। अब दुनिया की जो जलवायु थी उसमें बड़े बदलाव कब आए, तो इसका आंसर हो जाएगा 12,000 वर्ष पहले दुनिया की जो जलवायु थी उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए, और इससे क्या हुआ, गर्मी बढ़ने लगी। गर्मी बढ़ी तो कई जगह ऐसी थी जहाँ घास उगने लगी, और ऐसे पशु जो घास खाते थे उनकी संख्या भी बढ़ने लगी, जैसे हिरण हो गया, भेड़, बकरी, गाय, इन सारे जानवरों की संख्या बढ़ी, और इससे क्या हुआ, लोगों ने इनको पालतू बनाना प्रारंभ कर दिया। अगला प्रश्न है हमारा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं। तो महाराष्ट्र में एक पुरास्थल, इसका नाम है पटने, वहाँ से हमें शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ था। तो आज से अब से जो समय चल रहा है 10,000 वर्ष पूर्व नवपाषाण युग का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि लोग गड्ढों के नीचे घर कहाँ बनाते थे। तो बुर्ज होम, कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जैसे गर्तवास भी कहा जाता है। ईरान जाने वाले रास्ते में एक दर्रा पड़ता है, इसका नाम है बोलन दर्रा। उसके पास एक हरा भरा समतल स्थान है, उसका नाम यहाँ पर हमसे पूछा गया है, तो उसका नाम है मेहरगढ़। ठीक है, काफ़ी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये मेहरगढ़, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो मेहरगढ़ वो स्थान है जहाँ सबसे पहले क्या हुआ, लोगों ने
अलग अलग फसलें उपजाई, जैसे जौ, गेहूँ। इसके अलावा बहुत सारे जानवरों को भी पाला। अगला प्रश्न है कि चौकोर व आयताकार घरों के अवशेष हमें कहाँ मिले हैं? तो इसका आंसर भी मेहरगढ़ हो जाएगा। कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाने के अवशेष भी हमें मेहरगढ़ से ही मिले हैं। तो देखिए, जो बकरी थी इसे मृतक के साथ क्यों रखा जाता था? तो लोग ऐसे मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, तो उसे जो मृत व्यक्ति है उसके खाने के लिए उस बकरी को उसके साथ रखा जाता था। चेडाइट पत्थर के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? तो दाऊजली हेडिंग नामक एक स्थान है, ठीक है। और ये जो स्थान है ये चीन और म्यांमार की ओर, जो ब्रह्मपुत्र, जब हम चीन और म्यांमार की ओर जाने वाला एक रास्ता है उसमें ब्रह्मपुत्र घाटी में एक पहाड़ी पर ये स्थान है दाऊजली हेडिंग। यहाँ से हमें जेडाइट पत्थर के अवशेष मिले, साथ ही हमें खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण भी यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा पुरास्थल कहाँ है? तो ये जो स्थान है हड़प्पा, ये पाकिस्तान में है। अगला है कि महान स्नानागार कहाँ से मिला? तो ये हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा और लोथल से। 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में किसकी खेती होती थी? तो कपास की, यानी कि मेहरगढ़ के जो लोग थे वो कपास की खेती करते थे। फेयंस को कैसे तैयार किया जाता था? तो देखिए, फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था, यानी कि प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता था। जैसे कि पत्थर और शंख होते हैं ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस जो होता है ये बालू या स्फटिक जो पत्थर होते हैं उनको चूर्ण बना लिया जाता है, एक चूर्ण सा बना लेंगे और उसे गोंद में मिला देते हैं जिससे फेयंस बनता है। फिर उससे वस्तुएं बनाई जाती हैं और उन पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, ठीक है। और इसके जो रंग होते थे वो नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। अब फेंस किस काम आता था? तो फेंस से मनके बनाए जाते थे, चूड़ियाँ बनाई जाती थी और छोटे छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे। देखिए फ्रेंड्स, एक एक जो लाइन जो मैं बोल रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कई बार यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। आपको मतलब एक एक लाइन के रूप में दे देगा, 3-4 लाइन दे देगा और फिर आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी बातें जो है वो सही हैं और कौन सी सही नहीं है। तो आपको ये सारी चीज़ें भी याद में रखनी है। बस आपको क्या करना है, आपको सुनते जाना है और जब तक मैं प्रश्न पढ़ती हूँ तब तक आपको अपने दिमाग में आंसर सोच लेना है और आपको लास्ट में देखना है कि आपके कितने जो आंसर हैं वो सही हुए हैं और आपकी तैयारी कैसी है और कितनी आपको अभी ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी आपके पास काफ़ी समय है कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा के जो लोग थे वो तांबे का आयात कहाँ से करते थे? तो राजस्थान से करते थे, इसके अलावा ओमान देश से भी वो तांबे का आयात करते थे। अगला प्रश्न है कि टिन का आयात वो कहाँ से करते थे? तो टिन का जो आयात था वो ईरान और अफ़गानिस्तान से करते थे। सोने को वो कहाँ से मंगाते थे? कर्नाटक से। अगला प्रश्न है बहुमूल्य पत्थर, यानी कि एक जो पत्थर है बहुमूल्य, उसका वो आयात करेंगे गुजरात से, ईरान से, इसके अलावा अफ़गानिस्तान से। अगला प्रश्न आता है हमारा कि हड़प्पा के लोग कौन सी फसल उगाते थे? तो गेहूँ उगाते थे वो, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों, ये सारी फसलें जो थे हड़प्पा के लोग उगाते थे। और ये सब हमें कैसे पता लगा है? जो खुदाई में हमें कुछ पौधों के जो अवशेष मिले हैं उनसे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को 3 भागों में बांटा गया था? तो देखिए, ज़्यादातर जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे वो 2 भागों में बटे होते थे, लेकिन धौलावीरा एक ऐसा नगर था जिसे 3 भागों में बांटा गया था। अगला प्रश्न है कि बंदरगाह कहाँ से मिला है? तो लोथल से हमें बंदरगाह मिला है। 4 वेद कौन से हैं? 4 वेदों के नाम पूछे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये हमारे 4 वेद हैं। इनमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? तो 3500 वर्ष पूर्व, ठीक है, ऋग्वेद की रचना हुई थी। सूक्त का अर्थ क्या होता है? तो सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। युद्ध के देवता कौन है? तो इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता है। सोम क्या था? तो देखिए, सोम एक पौधा है जिससे एक खास तरह का पेय पदार्थ बनाया जाता था। अब आपसे पूछा जाए कि अगर ऋग्वेद की भाषा क्या थी? तो ऋग्वेद की जो भाषा थी वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत थी। तो जो आजकल संस्कृत चलती है ये उससे थोड़ी अलग थी, ये वैदिक संस्कृत थी, ठीक है।
पूर्वोत्तर प्रदेशों में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो देखिए, तिब्बत बर्मा परिवार की जो भाषाएं हैं वो पूर्वोत्तर प्रदेशों में बोली जाती हैं। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा पूछे आपसे तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये द्रविड़ भाषा परिवार की कुछ भाषाएं हैं। महापाषाण कब्र, अगला प्रश्न हमारा महापाषाण कब्र से है कि ये जो कब्र बनाने की प्रथा है ये कब प्रारंभ हुई? तो 3000 वर्ष पूर्व ये प्रथा आरंभ हुई। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट मुझे दीजिए, जिससे मैं आगे आपके लिए और अच्छे वीडियो लेके आऊँ। नेक्स्ट है कि पुरोहितों ने लोगों को कितने वर्गों में विभाजित किया था? तो जो पुरोहित थे उस समय उन्होंने लोगों को 4 समूहों में विभाजित कर दिया था। आपको पता होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्गों में उन्होंने लोगों को विभाजित कर दिया था, जिसमें वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करने का जो काम था वो ब्राह्मणों को दिया गया था। इसके अलावा युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना क्षत्रियों का काम उस समय माना जाता था। और किसे वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था? तो महिलाओं और शूद्रों को, यानी कि जो महिलाओं की स्थिति थी उस समय वो शूद्रों के बराबर मानी गई थी और उनको किसी भी वेदों के अध्ययन का अधिकार या किसी भी यज्ञ व अनुष्ठान में भाग लेने का अधिकार नहीं था। जनपद का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, जनपद का जो अर्थ होता है वो जन यानी कि लोगों के जो बसने की जगह है वो जनपद कहलाती थी। मगध जो एक जनपद था जो कि बाद में महाजनपद में तब्दील हो गया था, उसके 2 शक्तिशाली शासक थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। अगला प्रश्न है कि वज्जी की राजधानी क्या थी? तो वज्जी की राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो, जिन्हें हम महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका जो नाम था सिद्धार्थ था और बचपन में उनका जो नाम था, उनका नाम गौतम था, लेकिन बचपन में उन्हें सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। अगला है कि जो बुद्ध थे वो किस गण से संबंधित हैं? तो देखिए, जो बुद्ध थे वो शाक्य नामक एक गण था, उससे संबंधित थे। देखिए, ये जो गण होते थे इसमें क्या था, कोई राजा नहीं होता था, सभी लोग एक साथ शासन करते थे और हर व्यक्ति जो होता था वो राजा कहलाता था और ये सारे अनुष्ठानों को एक साथ ही संपन्न करते थे, आपस में बातचीत करते थे, वाद विवाद करते थे और उसी के जरिए ये तय करते थे कि क्या करना है और किस तरीके से करना है और शत्रुओं से कैसे निपटना है। ये सारी चीज़ें गण या संघ में होती थी। अगला है कि जो वर्धमान महावीर थे वो किस संघ से संबंध रखते थे? तो वज्जी संघ से संबंध रखते थे। कौन? महावीर स्वामी। और महावीर के जो अनुयायी थे वो किस नाम से जाने गए? तो जैन नाम से जाने गए, जिन्हें जैन धर्म जो है वो उसी से संबंधित है। और वर्धमान महावीर जो थे वो जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण विचारक हैं, ये हम सभी जानते हैं। उन्होंने अपने विचारों को पूरी दुनिया में फैलाया। अगला है कि किसने जैन धर्म का समर्थन किया? तो देखिए, जो व्यापारी वर्ग था उन्होंने जैन धर्म का समर्थन किया। क्यों? क्योंकि किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। जो जैन धर्म के नियम थे वो बहुत ज़्यादा कड़े होते थे, क्योंकि वो कहते थे कि हिंसा नहीं करनी है, लेकिन जो किसान हैं उन्हें अपनी फसल की रक्षा के लिए कीड़े मकोड़ों को तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके तो उनकी फसल खा जाएंगे अगर वो कीड़े मकोड़ों को नहीं मारेंगे या जानवरों को नहीं भगाएंगे। इसलिए जो व्यापारी वर्ग था उसने जैन धर्म का काफ़ी समर्थन किया। अगला है हमारा कि वर्तमान रूप में जो उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं हैं वो किस स्थान पर लिखी गई? तो 1500 वर्ष पहले गुजरात में वल्लभी नामक एक स्थान है, वहाँ पर ये शिक्षाएं लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम जो हैं वो किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो विनय पिटक नामक एक ग्रंथ है, उसमें हमें ये नियम पता चलते हैं और इससे हमें ये भी पता लगता है कि जो संघ होता था उसमें पुरुष और स्त्रियों के लिए रहने की अलग अलग व्यवस्था होती थी। अगला प्रश्न है हमारा आश्रम से संबंधित, यहाँ पर पूछे गए हैं 4 आश्रमों के नाम। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम थे। किस आश्रम के अंतर्गत जंगल में रहकर साधना करनी होती थी? तो वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति को जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। देखिए, ये जो चारों आश्रम थे
उस समय व्यक्ति की जो आयु थी वो 100 मानकर इनको निर्धारित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि व्यक्ति की आयु 100 वर्ष है और उस समय 100 वर्ष ही होती थी अधिकतर लोगों की आयु। तो 25-25 वर्ष के ये आश्रम निर्धारित किए गए थे। किस ग्रंथ की जो भाषा है वो वेदों की भाषा से मिलती है? तो जैन अवेस्ता ये एक ग्रंथ है, ईरानी ग्रंथ है, जिसकी जो भाषा है और इसके जो रीति रिवाज हैं ये सारे ऋग्वेद से मिलते हुए माने जाते हैं। अब है चाणक्य की पुस्तक का नाम। तो चाणक्य ने, या जिसे हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र। बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है ये और ये बहुत बार प्रश्न बनता भी है, अलग अलग एग्ज़ाम्स में बनता है इस पुस्तक से जो प्रश्न है। अगला है हमारा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था? तो बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था। तो देखिए, जब एक ही परिवार के जो सदस्य हैं वो एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें वंश कहा जाता है। इसीलिए जो मौर्य वंश कहते हैं इसे, क्योंकि सबसे पहले चंद्रगुप्त, उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक राजा बने। अब आता है कि मगध जो साम्राज्य था जिस पर मौर्य वंश शासन कर रहा है उसकी राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला, ये 3 राजधानियाँ थी। तो देखिए, जो मगध साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, तो एक राजधानी से पूरे शासन की जो व्यवस्था है वो नहीं देखी जा सकती थी, इसलिए काफ़ी सारी राजधानियाँ उस समय बनानी पड़ती थी। मेगास्थनीज कौन था? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया का एक यूनानी राजा था सेल्यूकस निकेटर, उसका राजदूत था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब है कि जो अशोक था उसके अधिकतर जो अभिलेख हैं वो किस भाषा में हैं? तो प्राकृत भाषा में है और लिपि इनकी ब्राह्मी है। तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है कलिंग। और देखिए, जो अशोक था उसने क्या किया था, उसके मन में एक बार विचार आया कि मैंने सब कुछ जीत लिया है लेकिन मुझे कलिंग जीतना है, तो उसने युद्ध लड़ा। हालांकि वो युद्ध जीत गया, लेकिन जब उसने देखा कि बहुत लोग मारे गए, बहुत ज़्यादा हिंसा हुई, तो इसका जो मन था वो युद्ध से हमेशा के लिए हट गया और इसने फिर कभी भी युद्ध न करने का फैसला ले लिया। किसने? अशोक ने। फिर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और बाद में उसने युद्ध करना बिल्कुल बंद कर दिया था। अगला प्रश्न उसी से है कि कलिंग को जीतने के लिए किसने युद्ध लड़ा था? तो आपका आंसर हो जाएगा अशोक ने। अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहते थे? वेलल्ला कहा जाता था। देश के उत्तरी हिस्से में, दक्षिण की बात थी अभी उत्तरी हिस्से की है, कि गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था उसे क्या कहते थे? तो उसे ग्राम भोजक कहते थे। और साधारण हलवाहों को तमिल क्षेत्र में उणवार कहा जाता था। तमिल की जो प्राचीनतम रचनाएं हैं उनको संगम कहते हैं। संगम साहित्य की रचना कब हुई थी? तो देखिए, संगम साहित्य की जो रचना है वो 2300 साल पहले हुई थी। अब प्रश्न बनता है कि इन्हें संगम क्यों कहते हैं? तो देखिए, मदुरै के जो कवि होते थे उनके सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था, इसलिए इन्हें संगम कहा जाता है। जातक कहानियों का संकलन किसने किया? तो बौद्ध भिक्षुओं ने जातक कहानियों का संकलन किया। और देखिए, जो जातक कहानियाँ हैं इनमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं। सांची के स्तूप कहाँ स्थित हैं? तो सांची के स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मूर्तियाँ बनाने और कृष्ण भक्ति का प्रमुख केंद्र, तो जैसे ही आप कृष्ण का नाम सुनेंगे तो आपके दिमाग में एक ही शहर का नाम आता है, वो है मथुरा। मथुरा किसकी दूसरी राजधानी बनी? तो कुषाणों की। दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? तो काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए दक्षिण भारत प्रसिद्ध था। रोमन साम्राज्य में किसे काला सोना बुलाते थे? तो काली मिर्चों को वहाँ पर काला सोना बुलाया जाता था, क्योंकि उस समय रोम में काली मिर्च की बहुत ज़्यादा मांग थी, इसलिए उसे काला सोना बुलाते थे। मूवेंदर शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए, मूवेंदर शब्द का अर्थ होता है 3 मुखिया। तो चोल, चेर और पांड्य, ये जो थे उस समय इनका शासन चलता था दक्षिण में, इसलिए इन तीनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता था, मूवेंदर। पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरै। पांड्यों ने मदुरै को अपनी राजधानी बनाया था। सातवाहनों का प्रमुख राजा कौन था?
गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी सातवाहनों का प्रमुख राजा होता था। दक्षिणापथ के स्वामी कौन कहलाते थे? तो जो सातवाहन थे वो दक्षिणापथ के स्वामी कहलाते थे। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 7000 साल पहले चीन में रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार हुआ था। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले जो शासक थे वो कौन थे? कुषाण थे। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? तो देखिए जो कुषाण थे उन्होंने ही सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अश्वघोष ने। बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप क्या था? थेरवाद, यानी कि बौद्ध धर्म का जो आरंभिक रूप है उसे थेरवाद के नाम से जाना जाता है। चीनी एक बौद्ध तीर्थयात्री था जो कि चीन से आया था भारत यात्रा पर, उसका नाम क्या था? फा शेन। सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र उस समय कौन सा था? तो देखिए उस समय जो नालंदा था जो कि बिहार में है, वो उस समय का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र हुआ करता था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम था हरिशेन। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? तो देखिए प्रशस्ति का जो अर्थ होता है वो होता है प्रशंसा। ये एक संस्कृत शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। अगला प्रश्न है कि किस शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो देखिए समुद्रगुप्त को, ये संगीत प्रेमी था इसलिए कुछ सिक्के ऐसे थे जिन पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र कौन से थे? प्रयाग, उज्जैन और पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम है और ये गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। समुद्रगुप्त की माँ का नाम क्या था? तो कुमार देवी था समुद्रगुप्त की माँ का नाम। गुप्त वंश के पहले शासक कौन थे? तो देखिए चंद्रगुप्त थे गुप्त वंश के पहले शासक। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किसके दरबार में रहता था? तो देखिए जो समुद्रगुप्त था उसके दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे, जिसमें एक खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। इसके अलावा जो कालिदास थे वो भी समुद्रगुप्त के दरबार में ही रहते थे। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? तो बाणभट्ट जो था वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि हुआ करता था और जो हर्षवर्धन का जो समय है वो अब से 1400 साल पहले का है और 1400 साल पहले हर्षवर्धन ने शासन किया था। हर्षवर्धन की जीवनी का नाम क्या है? तो हर्षवर्धन की जो जीवनी है वो बाणभट्ट ने लिखी थी और उसका नाम है हर्षचरित। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि हर्ष के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो xuan zang एक चीनी तीर्थयात्री था जो कि हर्ष के दरबार में आया था और वो काफ़ी समय के लिए वहाँ पर रुका था। सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा का नाम आपको बताना है, तो उसका नाम है पुलकेशन द्वितीय। कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो टीला होता है। इसके बाद है कि स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता है, उसे हम क्या कहेंगे या किस नाम से जाना जाता है उसे? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रदक्षिणा पथ, यानी कि चारों ओर परिक्रमा करनी है उसके लिए एक रास्ता है, उसका नाम है प्रदक्षिणा पथ। अगला प्रश्न है कि मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था उसे क्या कहते थे? गर्भगृह। तो देखिए ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमने 6th क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है उसको पूरा कवर करने का प्रयास किया है। आई होप आपके पेपर में यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनेंगे और आपको हेल्प भी मिलेगी। और वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।